कोई भी रेसलर ज्यादातर अपना गिमिक इसलिए बदलता है क्योंकि या तो उनका उस समय का गिमिक काम नहीं कर रहा या तो वो थोड़ा फीका पड़ चुका है और उसमें कुछ नया करने की जरूरत है। गिमिक बदलना लगभग हर प्रमोशन में हमेशा ही चलता रहता है और इसमें खत्म हो चुका WCW भी शामिल है, जिसमें रेसलिंग के इतिहास के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब किरदार देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये बदलाव काफी सफल रहता है, वहीं कुछ और मौकों पर गिमिक चेंज इतना बेकार और असफल होता था कि वहां से वापसी करना नामुमकिन हो जाता था, फिर चाहे उनका पुराना गिमिक भी पहले ही ज्यादा सफल ना रहा हो। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं WWE के 10 वर्स्ट गिमिक चेंजेस। शुरू करते हैं। नंबर 10, एलेक्स राइट से बर्लिन। युवा एलेक्स राइट को WCW ने 1994 में उनके देश जर्मनी के टूर के दौरान अपनी कंपनी में शामिल किया था। उस समय 19 साल के इस रेसलर को शुरुआत में सीधे साधे अच्छे इंसान के तौर पे निकनेम मिला डैश वंडरकाइंड। टेक्नो के लिए अपने प्यार से इंस्पायर होकर ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ टेक्नीशियन, जिसको उसके पिता स्टीव राइट, जो कि खुद एक ब्रिटिश रेसलर थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो WCW के काफी ज्यादा नाम कमा रहे क्रूजरवेट डिवीजन में शामिल हुआ और न सिर्फ क्रूजरवेट टाइटल बल्कि वर्ल्ड टेलीविजन टाइटल भी अपने नाम किया, जिसके बाद डिस्को इन्फर्नो के साथ उनकी टैग टीम डांसिंग फूल्स कुछ खास नहीं कर पाई और जल्द ही एलेक्स लड़खड़ा गए। 1999 के शुरुआत में वो गायब हो गए और कुछ महीनों बाद बर्लिन के तौर पे वो फिर से कभी कभी दिखते रहे। ये नाम उनके देश की राजधानी के नाम से लिया गया था। बर्लिन डैश वंडरकाइंड से ज्यादा खतरनाक था, इसलिए रंगीन कपड़े और ब्लॉन्ड बाल को बदल के सब काला कर दिया। टेक्नो को इंडस्ट्रियल म्यूजिक से बदल दिया और अपने बॉडीगार्ड के तौर पे द वॉल को भी अपने साथ शामिल कर लिया। बर्लिन, द वॉल, कुछ समझे आप? साथ ही वो सिर्फ अपने ट्रांसलेटर की मदद से ही बात करने के लिए राजी होते थे। बदकिस्मती से WCW में किसी ने राइट के नए गिमिक और कोलंबाइन हाई स्कूल हत्याकांड के अपराधियों के बीच कुछ समानताएं देख ली, जिसने इसे जल्द ही खत्म कर दिया। हालांकि एलेक्स ने खुद ये दावा किया था कि बर्लिन को किसी तरह के वैम्पायर को ध्यान में रख के बनाया गया था। नंबर 9, द ब्लैक टॉप बुली से मिस्टर होल इन वन। बैरी डार्सो, जो कि WWE में डेमोलिशन स्मैश के तौर पे रेसलिंग करने के लिए जाने जाते थे और रेपो मैन के तौर पे कम जाने जाते थे, उन्होंने WCW को 1994 में ज्वाइन किया और एक खतरनाक और ट्रक चलाने वाले रेसलर ब्लैक टॉप बुली में बदल गए। बैरी ज्यादा समय तक वहां नहीं रहे और डस्टिन रोड्स के साथ ही उन्हें भी गुस्से में आकर निकाल दिया गया। जब दोनों ने अनसेंसर्ड 95 के दौरान अपने बेवकूफी भरे किंग ऑफ द रोड मैच में ब्लेड किया तो उन्होंने अपना सबक सीखा और कुछ सालों के लिए गायब हो गए और उसके बाद ब्लैक टॉप बुली के तौर पे वापस नहीं आए, बल्कि बैरी डार्सो ही बनकर आए। वाह, मजा ही आ गया। हैरानी तो इस बात की है कि डार्सो अपने खुद के किरदार को निभाते हुए कुछ अलग नहीं कर पाए और एक नए मजाकिया कैरेक्टर के साथ आए, जिसका नाम था मिस्टर होल इन वन। ये वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है, एक गोल्फ खेलने वाले प्रो रेसलर और शायद 4 बार का PGA चैंपियन जो अपने विरोधियों को मैच के पहले एक पुट करने के लिए चैलेंज करता है और फिर लगभग हर बार गोल्फ स्टिक से उन्हें मार देता है। तकिए में मुंह डालकर रो लो केविन वाइट। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ और इसे हटाकर कम देखने वाले WCW सैटरडे नाइट में डाल दिया गया और बैरी ने जल्द ही इसे छोड़ दिया। हालांकि बाद में वो कुछ समय के लिए इस कैरेक्टर को वापस लेकर आए, पर गजनी जैसी कहानी के रूप में। एक सेकंड, बैरी डार्सो और गजनी? शुक्र है मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं। नंबर 8, द वेस्ट हॉलीवुड ब्लॉन्ड से स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस। WCW के लेटर एरा में काम करने वालों के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात थी टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस विभाग की दखलंदाजी। जैसे जैसे WWE मंडे नाइट वॉर में कहीं ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे थे, जिसके लिए हमें शुक्रिया कहना चाहिए उनके एटीट्यूड एरा के थोड़े अश्लील कंटेंट को, जिसे वो पूरी हिम्मत से कर पा रहे थे। कुछ लोगों के मुताबिक WCW की क्रिएटिविटी पर हथकड़ियां लगी थी और वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, जो कि उनके लिए मुकाबले को मुश्किल बना रहा था। तो उन्होंने ऐसा किया जो कि WWE खुद भी राइट टू सेंसर के साथ जल्द ही करने वाला था और एक आउटलेट बनाई जिससे टीवी पर शिकायतें दिखाई जाती थी। लेनी और लोडी, जिन्हें पहले वेस्ट हॉलीवुड ब्लॉन्ड्स नाम से जाना जाता था, वो स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बन गए, जो कि 2 ऐसे लोग थे जो कि एडल्ट थीम को रोकते थे और जिन्हें इस तरह से बनाया गया था कि वो उनके विचारों का मजाक बनाए, जो WCW के विवादास्पद कैरेक्टर्स, एंगल्स और स्टोरी लाइंस का विरोध करते थे। लेनी और लोडी खुद भी पहले प्रोटेस्ट के निशाने पर आ चुके थे जब गे और लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफेमेशन ने साथ आकर उन्हें टीवी से हटवा दिया था। स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को स्टेसी मिस हैनकॉक कीबलर के साथ लाना एक अंदर का जोक था, जो कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया और वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नंबर 7, बुकर से GI ब्रो। मिसफिट्स इन एक्शन नाम का ग्रुप इस ग्रुप के सभी लोगों के लिए बुरी खबर जैसा था, जिसमें ह्यूग मॉरिस भी शामिल हैं, जिन्हें नया नाम ह्यूग जी रेक्शन दिया गया। क्या आपको समझ नहीं आया? मैंने कहा ह्यूग जी रेक्शन, अरे यार आप समझ गए ना।
बिल डेमोट के लिए ये जितना शर्मिंदगी भरा था, उससे कहीं ज्यादा इसने बुकर टी को शर्मिंदा किया, जो साल 2000 में गायब हो गए। ये देखते हुए कि पुराने हार्लेम हीट के सदस्य को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के दावेदार के रूप में लाया गया था, और जो कि लगभग 6 हफ्ते के बाद ये टाइटल जीतने भी वाले थे, उनको आर्मी के कपड़े पहनाकर और जीआई ब्रो नाम देने का फैसला करना, क्योंकि वो एक कहानी में अपने नाम का हक गंवा चुके थे, ये तो समझ से परे है। पता ये चला कि बुकर ने इस गिमिक को सबके सामने लाने से पहले इस पर काफी काम किया था, और ये उनका अपना आइडिया था कि इसे WCW टीवी पर किया जाए, उनके गुरु और हर जगह रेसलिंग कर चुके प्रो रेसलर स्कॉट केसी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में। हालांकि इसने उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार पर रोक लगा दी और कुछ गिने चुने मैचेस के बाद जीआई ब्रो को बेइज्जत होकर बाहर जाना पड़ा। नंबर 6, ब्रायन पिलमैन से द येलो डॉग। WCW में ब्रायन पिलमैन की सबसे पहली बड़ी लड़ाई जिसके साथ हुई थी वो थे बैरी विंडहम, और ये लड़ाई आगे जाकर लूजर लीव्स WCW टैग मैच तक जा पहुंची, जिसमें फ्लाइंग ब्रायन और एली गॉन्टे ने एक टीम में आकर बिग बैस और एन एंडरसन का सामना किया। हारने के बाद पिलमैन को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन वो जल्द ही फिर से वापस आए, एक मास्क पहने हुए येलो डॉग के तौर पे। बिल्डर्स कैनल क्लब से आते थे और रिंग में उनके साथ आता था, आपने सही सोचा, एक असली येलो डॉग। कुछ साल पहले डस्टी रोड्स के मिडनाइट राइडर एंगल की ही तरह यहाँ भी ये साफ था कि येलो डॉग कौन है, और इसका कारण था पिलमैन की साफ पता चलने वाली कर्कश आवाज। बैरी विंडहम खुद भी ओरिजिनल येलो डॉग रह चुके थे। रॉन बैस के साथ ऐसे ही एक एंगल में कभी कभी डॉग अपने मास्क को बाउंटी मैच के दौरान खतरे में डाल देते थे। वहीं दूसरे मौके पर पिलमैन के पुराने पार्टनर टॉम जी मैनजेंक उनके पीछे चले जाते थे और ब्रायन वहीं कोने में होते थे, जिससे कि वो ये बोल सके कि देखो ये मैं हो नहीं सकता। ये वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन आखिरकार बेकार था और पिलमैन के अच्छे खासे टैलेंट की बर्बादी करने वाला था। एक केएफएफ के लेटर राइटिंग कैंपेन ने आखिरकार फ्लाइंग ब्रायन को वापस बुलाया और येलो डॉग कुत्ते की मौत मर गया। नंबर 5, प्रिंस आयोकिया से द आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज प्रिंस आयोकिया। किसी समय पर चल रहे मुद्दे या किसी बड़े और नामी कल्चर में हो रही चीजों को उसी समय पर इस्तेमाल करके उसके नाम पे पैसा कमाने में प्रोफेशनल रेसलिंग हमेशा पीछे रही है। इसकी जगह वो इसका जिक्र तब करते हैं जब वो थोड़ी पुरानी हो चुकी हो। यहाँ WCW के उस फैसले की बात हो रही है जिसमें उन्होंने 1999 के अंत में प्रिंस आयोकिया का नाम बदल के आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज प्रिंस आयोकिया कर दिया था। वो भी पॉप सिंगिंग के खिलाफ मशहूर प्रिंस के अपना नाम एक ना बोले जा सकने वाले सिंबल में बदलने के पूरे 6.5 साल बाद, जिसके बाद उन्हें द आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज प्रिंस के नाम से जाना जाने लगा था। उनके पास भले ही एक पफी शर्ट, बैंगनी पैंट्स और एक पेजली नाम की एक नई सेवक थी जिसका नाम प्रिंस के पेजली पार्क होम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम पे पड़ा था, लेकिन दुखद ये था कि दी आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज प्रिंस आयोकिया के पास उस आदमी की प्रतिभा का 1% भी नहीं था जिसने लेट्स गो क्रेजी और लिटिल रेड कॉर्वेट जैसे हिट्स दिए थे। दी आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज प्रिंस आयोकिया ने जल्द ही अपना नाम छोटा करके दी आर्टिस्ट कर लिया, जो कि कमेंटेटर्स के लिए बोलना आसान था। जिसके बाद साल 2000 के सेकेंड हाफ में क्रूजरवेट टाइटल की दौड़ में बने रहे और 2 बार टाइटल बेल्ट जीती। प्रिंस आयोकिया कभी भी दुनिया जीत लेने वाला रेसलर नहीं था, लेकिन इस नए नाम के पीछे की निराशा साफ दिख रही थी और तब शायद ही किसी को हैरानी हुई हो जब आर्टिस्ट को बाहर कर दिया गया। नंबर 4, द बॉस से द गार्डियन एंजल। 90 के दशक की शुरुआत से लेकर बीच तक एक समय था जहां WCW एक पुराने WWE स्टार को साइन करता था और उनकी शुरुआत उसी गिमिक से करवाता था जो वो स्टार विंस मैकमैन की कंपनी में इस्तेमाल करते थे। बस उनके नाम को थोड़ा सा अलग कर देते थे। अर्थक्वेक बन गया एवलांच, नेल्स बन गया द प्रिजनर और द बिग बॉस मैन बन गया द बॉस। WWE के लीगल डिपार्टमेंट को हमेशा इससे प्रॉब्लम रही है क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में तो जानते ही हैं। इस कारण WCW को बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रे ट्रेलर को प्रिजन गार्ड वाला गिमिक छोड़ना पड़ा और वो उसकी जगह गार्डियन एंजल बन गए। नहीं, वो कोई देवता नहीं थे जिसे वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग की देखभाल करने और उसे बचाने के लिए भेजा गया था, बल्कि वो इसके जैसे ही नाम वाली स्वयंसेवी संस्था के सदस्य थे जिसके शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में अपराध रोकने के लिए हुई थी बिना हथियारों की मदद के। गार्डियन एंजल के तौर पे उनका नाम बुरा नहीं था, लेकिन ये गिमिक उन पर अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बावजूद भी ये लगभग 1 साल तक चला, जिसके बाद वो अपने पुराने बिग बाबा रॉजर्स के लुक में चले गए। ट्रेलर की दिमाग की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने असली ट्रेनिंग ली और वो पूरी तरह से सच्चे गार्डियन एंजल बन गए। नंबर 3, एवलांच से द शार्क। रे ट्रेलर होगन के काफी सारे पुराने शानदार विरोधियों में से एक और असल जिंदगी में दोस्त थे जो कि WCW में हल्स्टर के प्रमोशन के साथ डील साइन करने के बाद आए थे। उस टीम के एक और सदस्य थे जॉन टेंटा, जिन्होंने पहले WWE के लिए अर्थक्वेक के तौर पे रेसलिंग की थी। वो इस नाम और गिमिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए WCW ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया और सोचा कि एक अर्थक्वेक से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है, एक एवलांच। हाँ, क्यों नहीं, बेशक साफ तौर पे एवलांच दिखने में, हाव भाव में और रेसलिंग में पूरी तरह से अर्थक्वेक जैसा ही था, बस इसका नाम और भी ज्यादा बकवास था, लेकिन जो भी चल जाए वही सही। एक बार फिर से
WWE के लीगल टीम ने कार्रवाई करने की धमकी दी क्योंकि साफ तौर पे दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इसलिए टेंटा और WCW को कुछ नया लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए का मतलब एक औरतों का पजामा जिसके ऊपर एक बैंटना और मेकअप में कुछ नकली दांत चिपका लेना और खुद को द शार्क बुलाना। एक डंजन ऑफ डूम का सदस्य। एक असली ग्रेट व्हाइट के उलट ये नया प्राणी बिना दांत का था और जल्द ही डूब गया, जो कि इस किरदार को निभा रहे इंसान के लिए बहुत बुरा था क्योंकि उन्होंने अपने एक टैटू को टाइगर से बदलकर शार्क बना लिया था, ये सोचकर कि ये एक लंबा चलने वाला सफल गिमिक बनेगा। नंबर 2, ल्यूचाडोर रे मिस्टीरियो से फिल्थी एनिमल। रे मिस्टीरियो ने अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद करवा दिया, जिसमें से काफी सारे लॉकर रूम के विरोधी भी शामिल हैं, और आगे बढ़कर WCW में तहलका मचा दिया अपनी बेहतरीन ल्यूचा स्टाइल के बदौलत। वो भी अपने छोटे कद के बावजूद। मिस्टीरियो अपने मास्क को बचा के रखने में हमेशा सफल रहे, जो कि उनके आकर्षण का एक बड़ा कारण था और कुछ ऐसा था जिसका WCW कभी फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन आखिरकार वो मान गए और सुपर ब्रॉल 1999 में आउटसाइडर से हेयर वर्सेस मास्क टैग टीम मैच में हारने के बाद अपना मास्क हटा दिया। रे ने इसके बाद जायंट किलर के तौर पर कम ही सही लेकिन शानदार समय बिताया और खुद से काफी बड़े विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल की, जैसे कि नैश, स्कॉट नॉर्टन और बैम बैम बिगलो। जिसके बाद वो वापस क्रूजरवेट सीन की तरफ चले गए और कोनन, एडी गुरेरो, बिली किडमैन और टोरी विल्सन के साथ फिल्दी एनिमल्स के तौर पे शामिल हो गए। मिस्टीरियो के शानदार करियर में ये कोई अच्छा दौर नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से बकवास दिख रहे थे उस लुक में और उन राक्षसों वाले सिंहों को चिपकाकर। वहीं ग्रुप का प्रोमो एंगल और कहानी पूरी तरह से बचकाना था। जब से WWE ने समझदारी दिखाते हुए किंग ऑफ मिस्ट्री को 2002 में फिर से मास्क पहनाया है, तब से रे के करियर का बिना मास्क वाला समय शायद ही कभी याद किया गया हो। अगर उन्हें फिर से अपना मास्क हटाना हो तो मुझे लगता है कि WWE अभी भी ऐसा जल्दी होने नहीं देगी। नंबर 1, माइक ऑसम से द फैट चिक थ्रिलर एंड दैट 70s गाय। ECW वर्ल्ड चैंपियन माइक ऑसम ने पॉल हेमन के प्रमोशन को अपने चैंपियन होने के दौरान ही छोड़ने का फैसला किया और WCW में अपनी किस्मत आजमाने गए। ऑसम के लिए शुरुआत अच्छी रही। एक साफ तौर पे फुर्तीला दिखने वाला बड़ा सा आदमी जिसके पास कई सारी ताकतवर मूव्स थी जिससे वो प्रभावशाली दिख रहे थे, और उन्होंने कुछ बड़ी जीत भी हासिल की जिसमें उस समय के शानदार खिलाड़ी हल्क होगन के खिलाफ भी एक जीत शामिल थी। लेकिन बैश एट द बीच 2000 के विवाद के बाद हल्कस्टर के निकल जाने के कुछ समय बाद ही माइक ने करियर किलर बनने की जगह काफी हद तक अपना ही करियर खत्म कर लिया था। सबसे पहले फैट चिक थ्रिलर के नाम से आने के बाद ऑसम मोटी औरतों की तरफ आकर्षित होने लगे और उन्हें अजीबोगरीब ढंग से खिलाते थे। बेशक इसमें कुछ गलत नहीं था, बस अगर वो खिलाने के अजीब से ढंग को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ये सब सिर्फ मजाक के लिए था और शायद इसे हेड राइटर विंस रूसो ने लिखा था ताकि वो ऑसम को बेइज्जत कर सकें और सजा दे सकें क्योंकि वो हल्क के भतीजे और इसके कजिन थे। जिसके बाद दैट 70s गाय नाम से उनका बहुत ही छिछोरा किरदार पहले से थोड़ा ठीक था, लेकिन ये फिर भी उनके ECW और जापान के खतरनाक अवतार से कोसों दूर था जो कि वो सिर्फ 1 या 2 साल पहले हुआ करते थे।